ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स लाइव कक्षा संख्या 94वीं 94वीं कक्षा को आज हम पढ़ेंगे। 93 कक्षाएं हमने आपको पढ़ा दी हैं, आज 94वीं कक्षा को पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और निःशुल्क जानकारी प्राप्त करें। चलिएगा मित्रों, अपनी पुस्तक को खोल लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको ये 18वें अभ्यास का शब्दकोश आपको पढ़ा दिया था पूरा, ठीक है। और करिन शब्द के रूप आपको स्मरण कराए थे और अन्य जो करिन के समान शब्द हैं उनके रूपों का उच्चारण कराया था, ठीक है। आपको सभी का अच्छा अभ्यास करना है। और कुछ धातुएं आपको बताई थी इसमें, वो आपको स्मरण करनी है। ये 4 इसके अंदर अव्यय थे, उनको याद किया होगा आपने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब है इसके बाद हमारा इसमें आता है जो दूसरे नंबर में जो हमें ये गृह कार्य हम बताएंगे कि सेव धातु के रूप याद करने हैं। और जो यहां पर बताया था कि सेव से याच तक धातु के सेवतेवत रूप चलेंगे, ठीक है। देखिएगा, आपने भू धातु के 5 लकारों को याद कर लिया है, लट लोट लंग विधिलिंग और लृट लकार, ठीक है। ये हमने आपको ये भू धातु के रूपों का स्मरण करा दिया था, अर्थात ये इनका रूप भी बनाना बता दिया था। बहुत सारी धातुओं के हमने रूप भी चलाए हैं, बहुत सारी, लगभग 60 धातु से अधिक हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। ये जो भू धातु थी, ये यहाँ पर लिखा हुआ भी था, आपकी पुस्तक में भी लिखा हुआ होगा। ये धातु कैसी थी? परस्मैपदी, ठीक है। ये जो रूप चलते हैं, जैसे अभी तक हम भवती के समान रूप चला रहे थे, ठीक है। अब एक दूसरे प्रकार के रूप और चलते हैं, ठीक है। तो जितने भी संस्कृत भाषा के अंदर धातुएं हैं, रूट्स हैं, तो उन सभी धातुओं के जो रूप हैं, तो वो 2 प्रकार से चलते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। परंतु जो सभी धातुएं हैं वो 3 प्रकार की मानी जाती हैं, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं भूमिका के रूप में। ये धातुएं 3 प्रकार की होती हैं, ये आप लिख भी सकते हैं।
मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, पर जब दोनों को मिला देते हैं तो वो एक तीसरा प्रकार बन जाता है। मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। धातुएं तीन प्रकार की होती हैं। एक धातु पहली होती है परस्मयी पदी, जो हम अभी तक जिन धातुओं का रूप चला रहे थे, भवती, पठती आदि, खादती, पिबती, ये सभी धातु कैसी थी? परस्मयी पदी। इनको बोलते हैं परस्मयी पदी धातु। ठीक है, जैसे पठ है, पठती, पठता, पठंती, लिखती, लिखता, लिखंती, और खाद, खादती, खादता, खादंती, इनका रूप हमने खूब चलाया। तो ये है परस्मयी पदी, इनका नाम है। ये क्या है? ये जो हम संस्कृत का जो व्याकरण पढ़ते हैं, संस्कृत भाषा को जब पढ़ते हैं, तो इस प्रकार के जो रूप होते हैं उनको परस्मयी पद कहते हैं। ठीक है, ये लोक में प्रयोग करने वाली बात नहीं है, ये पढ़ने और पढ़ाने तक सीमित होती है। और एक दूसरे प्रकार की धातुएं हैं आत्मनेपदी, जिनको हम आज से पढ़ना आरंभ करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने आत्मनेपदी धातुओं के रूप नहीं स्मरण किए हैं, अब स्मरण करेंगे। तो जैसे इसके अंदर सेव आ जाएगी, एध आ जाएगी, वृद्ध आ जाएगी, इनको आगे देखेंगे। ठीक है, और कुछ धातु ऐसी हैं, कुछ धातु कि उन धातुओं के वो परस्मयी पदी भी है, आत्मनेपदी भी है। उनको संस्कृत भाषा में बोलते हैं उभयपदी, जो तीसरे प्रकार की धातु। ठीक है, उन धातुओं के रूप क्या है? परस्मयी पद में भी चलते हैं और आत्मनेपद में भी चलते हैं, दोनों प्रकार से चलते हैं। तो इस कोर्स में ध्यान देंगे, इस कोर्स में मुख्य रूप से हम आपको ये दो प्रकार ही बता देंगे, दो प्रकार में एक तीसरा प्रकार अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीन प्रकार की धातुएं मतलब में पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं, प्रयोग होता है इनका। उभयपदी का अर्थ होता है ये जो यज धातु है, पच धातु है, तो ये इसका रूप है सेव के समान भी चलेगा और भव के समान भी चलेगा, भू के समान, तो ये दोनों के समान चलता है। ये व्याकरण बताता है कि कहां पर आपको आत्मनेपद करना है, कहां पर आपको परस्मयी पद करना है। ठीक है, ये ध्यान देंगे। चलिएगा, अब आपको यहाँ पर एक समझने वाली बात है। मैं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, यहाँ पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं परस्मयी पदी और आत्मनेपदी, और मैं बीच बीच में बोल रहा हूं आपको परस्मयी पदम। मेरे शब्दों को यदि आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा तो आप उस पर चिंतन करेंगे। परस्मयी पदम, ऐसा परस्मयी पद कहते हैं हिंदी में, और आत्मने पदम। ठीक है, तो आत्मनेपद, परस्मयी पद, आत्मनेपद, और परस्मयी पदी, आत्मनेपदी। जब हम धातुओं को बोलते हैं, ये धातु कैसी है, तब हम धातु के साथ में क्या लगाते हैं? परस्मयी पदी और आत्मनेपदी धातु। और जब हम ये बोलते हैं कि ये रूप किस प्रकार का है, तो हम बोलते हैं ये परस्मयी पद का रूप है, ये आत्मनेपद का रूप है। ठीक है, या रूप के साथ लगाते हैं। रूप अर्थात जो प्रत्यय जोड़ करके हमने आपको सिखाया था, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, समझने वाली बात है। ये क्या है? हम कहेंगे ये प्रत्यय कैसे हैं? ये प्रत्यय हैं, ये संक्षिप्त रूप है। ये क्या है? परस्मयी पद। और ये धातु कैसी है? परस्मयी पदी। दोनों में अंतर हो गया। ठीक है, अब मैं बोलूंगा तो आप समझ जाएंगे कि गुरुजी कभी परस्मयी पदी बोलते हैं, कभी परस्मयी पद बोलते हैं, तो ये अंतर है। और नहीं समझ में आए तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। इसी प्रकार से यहां पर हम आगे आपको रूप याद कराएंगे। तो ये सेव धातु कैसी है? आत्मनेपदी। और ये जो प्रत्यय हैं ये क्या है? आत्मनेपद। ये आत्मनेपद प्रत्यय।
तो इसलिए जो उनके जब रूप चलाते हैं तो आत्मनेपद के रूप बन जाते हैं। बस इतना अंतर है, इतना समझ में आपको आ गया होगा। चलिएगा, ये हो गया। अब हमारा ये हो गया, ठीक है। और उभयपदी के अंदर दोनों आ जाते हैं, या परस्मय पद, और ये दिखा दिया मैंने, जैसे देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा ये सही कर लीजिएगा, ये गलत लिखा है यहाँ पर, ये देखिएगा, ये ऐसा होगा। पठति, ये परस्मैपदी में रूप होता, परस्मैपदी धातु का। ये सेवते, ये आत्मनेपदी धातु का रूप है। और यजति और यजते, ये उभयपदी धातु का रूप है, उभयपदी। ये तो भू के समान चल रहा है और ये सेव के समान चल रहा है, यजते दोनों प्रकार से चलता है। ये आगे आपको सब पढ़ाया जाएगा आगे चल के। ये हो गया। तो अब हम चलते हैं अपने विषय पर। विषय क्या है? अब हमें यहाँ पर डॉक्टर कपिल देव जी ने इसमें जो धातुएं दी हैं, कौन सी धातुएं दी हैं इसमें? सेव, सेवा करना, लभ, पाना, वृद्ध, बढ़ना, मुद, प्रसन्न होना, साह, सहन करना, याच, मांगना, ये 6 धातु है। ये धातु कैसी है? आत्मनेपदी। इनका रूप किसमें चलेगा? आत्मनेपद में, आत्मनेपद में रूप चलेगा। तो जैसे हमने परस्मयी पद की धातुओं के, परस्मयी पदी धातुओं के रूप चलाने के लिए भू धातु के रूप स्मरण किए थे, तो वैसे ही इसमें भी हम एक धातु के रूप स्मरण करेंगे। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विदलिंग लकार, लिट लकार है। तो वो धातु ली है हमने सेव। सबसे पहली धातु क्या है? सेव। तो सेव धातु के रूप को हम हर अभ्यास में, ये एक अभ्यास में 18 में लट, फिर 19 में लोट, लंग, विदलिंग, ऐसे कराते जाएंगे। 5 अभ्यास में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, तो अब आपको रूप ये याद करना ही होगा। रूप तो आपको याद करना होगा आत्मनेपद का, जैसे आपने परस्मयी पद का किया है वैसे आत्मनेपद का। सेव धातु है लट लकार का। लट लकार किसमें होता है जी? बोलो। वर्तमान काल की क्रिया को कहने के लिए। ये आपको अच्छी प्रकार से ज्ञात है। आत्मनेपद के रूप चलेंगे इसके, ठीक है। ये रूप ये हैं, ये संक्षिप्त रूप हैं, ठीक है। तो ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। चलिएगा, मेरे साथ उच्चारण कीजिएगा। सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। बोलिएगा, एक बार और बोलिएगा। सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। सरल है। सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। मुझे तो याद हो गया और आपको भी याद हो गया होगा। नहीं हुआ है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो पहले से ही याद है, ठीक है। मैंने तो पहले से बहुत याद किया है, तो इसलिए याद है, ठीक है। याद तो किया ही है, आखिर परिश्रम किया है। आप भी याद करेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं सोचना का याद नहीं होगा, याद तो हो जाता है, करने से हो जाता है, और ना करने से कुछ भी नहीं होता है। देखो अब क्या है, अब हम जितनी भी इसी जो आत्मनेपदी धातुएं होंगी उनके रूप रटेंगे नहीं, उनके रूप बनाना सीखेंगे। वो संक्षिप्त प्रत्यय आपको बताए जा रहे हैं। संक्षिप्त प्रत्यय आपके क्या हैं? संक्षिप्त प्रत्यय यहां दिए हैं, ये प्रथम पुरुष के, मध्यम पुरुष के, उत्तम पुरुष के, एक वचन के, द्विवचन के, बहुवचन के। ये थोड़े से आप एक बार दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या लगता है? आते, एते, अंते,
असे एथे अध्वे ए आवहे आमहे, ये बन जाता है। ठीक है, तो अब ये आप प्रत्यय जोड़ करके जितनी भी धातु, इसमें हमने 6 धातु थी, एक का तो रूप याद पढ़ लिया, 5 के रूप चला के देखते हैं। ठीक है, आप पुस्तक खोल लीजिएगा अपनी, और मैं आपको इसमें जोड़ जोड़ करके रूप चलाता हूं। ठीक है जी, चलिएगा खोलिएगा। दूसरी धातु है लब। लब में जोड़ते जाना, अपने आप रूप बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है जी, प्लस करते जाइएगा। देखिएगा, लभते लभेते लभन्ते लभसे लभेथे लभध्वे लभे लभावहे लभामहे। तीसरी धातु है आपकी वृद्ध। जो वृद्ध है, यहां ध्यान देंगे, आपका यहां पर लिखा भी है, या नीचे इसमें इन्होंने नहीं लिखा है, मैं आपको बता देता हूं। ये धातु क्या थी? वृद्ध थी, परंतु इसका जब रूप चलाएंगे तो इसको क्या कर लेंगे, इसको ऐसा कर लेंगे वर्ध। क्या? वर्ध, हलंत हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है आपको? क्या हो जाएगा, यहां लिख देता हूं नीचे, वर्ध। वृद्ध का रूप नहीं चलाएंगे, वर्ध बना लेंगे इसको। ये व्याकरण का कार्य है, अभी आपको केवल इतना ही ध्यान रख लेना है कि वृद्ध को वर्ध बना करके रूप चलाते हैं। ठीक है, आप चलाइएगा, वर्धते वर्धेते वर्धन्ते वर्धसे वर्धेथे वर्धध्वे वर्धे वर्धावहे वर्धामहे। ठीक है, चलिएगा। इसके बाद है आपकी मुद। ठीक है, जब मुद का रूप चलाएंगे तो मुद को क्या करेंगे, मुद को बना लेंगे, मुद को मोद करना पड़ता है, हमें व्याकरण से ऐसा करना पड़ता है, मुद को मोद, माने ऊ को ओ करना पड़ता है। ठीक है, तब रूप चलते हैं। तो अब मोद बना लिया, अब जोड़ते जाइएगा, मोदते मोदेते मोदन्ते मोदसे मोदेथे मोदध्वे मोदे मोदावहे मोदामहे। चल गया? चलिएगा, ये हो गया। अब है सह। क्या है? सह। सह में कुछ भी नहीं करना, जोड़ते जाना है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि अरे गुरुजी तो बताए, ये कैसे मालूम पड़ेगा कहां पर क्या होना है क्या नहीं होना है। देखिएगा, इसके लिए तो आपको आगे चल के व्याकरण पढ़ना होगा, तो अपने आप पता पड़ जाएगा। शुरू में आप वो वाला व्याकरण नहीं पढ़ सकते हैं, अभी आपको अनुवाद बनाना, संभाषण सीखना, ये चीज सीखनी है। ठीक है, ये सारी चीज आप जब व्याकरण पढ़ेंगे आगे, आपके लिए कोर्स तैयार है, जो भी पढ़ने के लिए तैयार उनके लिए कोर्स तैयार कर दिए गए, तो आपको स्वयं ज्ञात हो जाएगा भाई कहां पर ऊ होना है, कहां पर ओ होना है, कहां पर ऐसा का ऐसा ही रहना है। ये सब कुछ अपने आप ज्ञात हो जाएगा, जैसे मुझे ज्ञात है। क्यों? क्योंकि मैंने व्याकरण पढ़ा हुआ है। ठीक है, और व्याकरण पढ़ने से पहले ये पढ़ा था मैंने। आइएगा, सह का। सहते सहेते सहन्ते सहसे सहेथे सहध्वे सहे सहावहे सहामहे। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका। अब एक धातु और है याच। तो याच में भी कुछ नहीं करना, याच में भी ये संक्षिप्त प्रत्यय आपको जोड़ते जाने, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, याचते याचेते याचन्ते याचसे याचेथे याचध्वे याचे याचावहे याचामहे। ठीक है, चलिएगा। तो मैंने आपको 6 धातुओं के लट लकार के रूप उच्चारण करा दिए हैं, अब आपको भी अभ्यास करना है। इतना ही करा सकता हूं जी आपको, ये चीज ऑफलाइन में कोई नहीं कराएगा आपको कि हर धातु के रूप आपको चला करके उच्चारण करके बताए, कोई नहीं बताता। कह देते हैं जी सेव धातु के रूप बता दिए, चलो जी ऐसे ही अपने आप बना लेना, ऐसे तो कह देते हैं।
परंतु नहीं, हम आपका पूरा सहयोग कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी असुविधा ना हो ऐसा प्रयत्न करते हैं। तो ये हो गया मित्रों आपका। तो ये आपको आज का गृह कार्य आपको यही दिया जाता है, लिखा है संक्षिप्त रूप लगाकर लब आदि के रूप बनाओ, जैसे लभते, वर्धते, मोदते, सहते, याचते, एक एक रूप दिया है मैंने आपके लिए, पूरी गंगा बहा दी। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका। बाकी इसमें यहां पर तो कुछ भी नहीं था विशेष। ठीक है, तो ये आपके लिए गृह कार्य मैंने दिया है, इसको करना है आपको। और इसके बाद इस अभ्यास में हमारा कार्य था यहां पर आगे, ये यहां पर थोड़ा लिखा हुआ है इन्होंने सूचना के रूप में, वादी गण, ये क्या है, ये महर्षि पाणिनि जहां पर ये धातुएं पढ़ी हुई हैं, ये पुस्तक है। क्या है, ये पुस्तक है, इसकी आपको आवश्यकता नहीं है अभी, आगे चल के यदि व्याकरण पढ़ेंगे तब आवश्यकता होगी, इसकी आवश्यकता नहीं है। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत भाषा की लगभग 2000 धातुएं यहां पर पड़ी हुई हैं, इसको बोलते हैं धातु पाठ। ठीक है, इसमें एक विभाग किए गए हैं, जो पहला विभाग है वो है भ्वादिगण, भ्वादिगण उसकी बात कह रहे हैं। ठीक है, भ्वादिगण की जितनी भी धातुएं वो सभी आत्मनेपदी धातु होंगी, उनके रूप कैसे चलेंगे, शिव के समान चलेंगे, जितनी भी आगे बताएंगे। वह तो बहुत सारी, पर सभी तो नहीं पढ़नी हमको, जितनी यहाँ बताएंगे उतनी सेब के समान चलेंगे, तुल्य चलेंगे। ठीक है, नंबर 3 सूचना है, जिन धातुओं के अंत में लट में अति, अतः, अंति आदि लगते हैं उन्हें परस्मयी पदी धातु कहते हैं, और जिनके अंत में अते, एते, अंते आदि लगते हैं उन्हें आत्मनेपदी कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, आत्मनेपदी धातु कहते हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार की हो गई, और तीसरा प्रकार ये कि कुछ धातु ऐसी हैं दोनों की चलाते हैं आत्मनेपद में, परस्मयी पद में, तो उनको हमें इस पुस्तक में नहीं पढ़ना है। ये हो गया आपका। चलिएगा, अब महाराज जी क्या करेंगे इस पुस्तक में कि पीछे के जो हमने नियम पढ़े थे उन नियमों की आवृत्ति भी कराएंगे और आगे नए नए नियम भी पढ़ाते जाएंगे, ये विशेष है। यदि हम भूल भी गए हैं, वैसे तो हमने परीक्षा से पहले आपको आवृत्ति कराई ही दी थी, परंतु अब महाराज जी डॉक्टर कपिल देव महाराज जी के अनुसार आवृत्ति करेंगे, तो 3 बार आवृत्ति हो जाएगी। ठीक, चलिएगा, यहां लिखा है महाराज जी ने नंबर 4 चतुर्थ अभ्यास 5, 6, 7 में दिए प्रथमा द्वितीया के नियमों का पुनः अभ्यास करो, अर्थात देखो कहाँ कहाँ प्रथमा बताई थी, कहाँ कहाँ द्वितीय बताई थी। चलिएगा, खोल लीजिएगा पुस्तक, 5वां अभ्यास खोलिएगा। 5वां अभ्यास ये है, पुस्तक भी देखता हूं मैं, ठीक है, साथ साथ, इससे कहीं भूल चूक ना हो जाए। ठीक है, 5वें अभ्यास में 7वें नियम से आरंभ है ये 5वें अभ्यास में। तो हमारा जो 7वां नियम था वो क्या था, कर्ता व्यक्ति नाम, वस्तु नाम आदि में प्रथमा होती है, माने वाक्य में जो कर्ता है वो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु, स्थान आदि का नाम हो सकता है। तो जो कर्ता के रूप में जो शब्द प्रयोग होगा वाक्य के अंदर, उसमें हमें उस शब्द का प्रथमा विभक्ति का रूप प्रयोग करना चाहिए, ये नियम है। जैसे रामः पठति, बालकः गच्छति, तो ये बालकः और रामा ये क्या है, कर्ता है, ये किसी व्यक्ति के नाम है, तो इसलिए इसमें प्रथमा के रूप प्रयोग हो रहे हैं। ठीक है, नियम अष्टमः नियमः, किसी को संबोधन करने पुकारने में संबोधन विभक्ति होती है, माने किसी को दूर से बुलाते हैं, भाई इधर आ जाओ, थोड़ी सी सहायता कर दो। ठीक है, तो हम उसमें जो संस्कृत का शब्द होता है तो उसकी संबोधन विभक्ति के रूप प्रयोग करते हैं। जैसे हे राम थोड़ी सी सहायता कर दो, कुछ काम कर दो, छप्पर फाड़ के धन दे दो थोड़ा सा,
जिससे हमारे कार्य हो जाए सारे। ऐसे बोलते हैं भाई, हे कृष्णा हमारी रक्षा करो, हे देवदत्ता चलो पढ़ो। तो यहाँ पर क्या है, संबोधन है, किसी को हम पुकार रहे हैं, ठीक है, अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, भाई मेरी बात को सुनो। नवमः नियमः, भावत, भावत का अर्थ है आप सभी जानते हैं, शब्द के साथ सदा प्रथम पुरुष अर्थात अन्य पुरुष आता है, मध्यम पुरुष नहीं आता, मध्यम पुरुष की क्रिया नहीं आती, प्रथम पुरुष की क्रिया आती है, थर्ड पर्सन की। भवत के रूप पुल्लिंग में चलते हैं, भवान भवंतौ भवंत रूप आपको याद करा दिए आदि। स्त्रीलिंग में चलते हैं भवती भवत्यौ भवत्याः आदि, और नपुंसक लिंग में भी आपको याद करा दिए हैं, उसकी वैसे आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। जैसे भवान पठति, भवन्तौ पठतः, भवन्तः पठन्ति, तो ये देखिएगा प्रथम पुरुष की क्रिया प्रयोग हो रही है, जबकि भगवान का अर्थ होता है सामने वाला व्यक्ति, मध्यम पुरुष को कहते हैं, परंतु भगवान भवत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए प्रथम पुरुष की क्रिया प्रयोग होती है। ऐसे भवती पठती आप पढ़ती हैं, भवत्यौ पठता आप दो पढ़ते हैं पढ़ती हैं, भवत्याः पठन्ति आप सब पढ़ती हैं। चलिएगा, एक नियम इसमें था रा वाला, इसको मैंने विस्तार से पढ़ाया था, फिर दोबारा आवृत्ति करा देता हूं यहां से, और अच्छी प्रकार से बना करके आपको पढ़ाया था। इस नियम को अच्छी प्रकार से याद करके रखिएगा। दशम नियम, किसी भी शब्द में री और श के बाद न को अण हो जाता है, एवं माने इस प्रकार से हो जाता है, इनके बाद ना आता तो अण हो जाता है, अथवा र जैसे एवं इसी में र न री न री न शा न, ठीक, इनके बीच में, ठीक है, दूसरी बात बता रहे हैं कि इनके बीच में रा ना और री ना और री ना का और श ना के बीच में यदि वर्ण आ जाए, कुछ वो गिने चुने वर्ण बता रहे हैं, तो भी न को अणा हो जाता है। क्या है, इनके बीच में यदि नीचे दिए वर्ण हो तो भी न को अणा हो जाता है। जैसे आ ई उ ए आई ओ औ, ये स्वर हो गए सभी, आ खा गा घा ङ पा फा बा भा म या वा र ह, इतने वर्ण यदि बीच में आया तो भी नकोणा हो जाएगा। ये जैसे गृह आनी तो गृहाणी, ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट आपके लिए हमने कर दिया है। ये गाय री के बाद में ये ना आ रहा, यहाँ बीच में ह और आ का व्यवधान है, तो भी ना को अणा हो गया, गृहाणी बन गया। ऐसे ही पुष्प आनी, तो ये श के बीच में प और आ रहा है, तो भी क्या प आ यहां से लेकर के ये बीच में आ रहे हैं, तो भी न को अणा हो गया, तो पुष्पाणी बन गया। विशेष आपको ध्यान रखना है, किंतु शब्द के अंत में यदि न होगा तो ऊपर वाला नियम कार्य नहीं करेगा, फेल हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा, नहीं होगा, शब्द के अंत में नहीं होना चाहिए। जैसे रामान, क्या है, रामान न अंत में, शब्द के अंत में शर्त है, र है, बीच में व्यवधान है जिनका बताया वो ये, तो न को अणा नहीं हुआ, क्योंकि अंत में ऐसे हरीन गुरु नहीं हुआ, क्योंकि तो शब्द के अंत में ना है इसलिए। चलिएगा, ये हो गया मित्रों। अब आ जाइएगा छठे अभ्यास के नियम। सरल नियम है, कुछ विशेष नियम नहीं है, क्या आपको हमने सब करा ही दिए हैं। एकादशः नियमः, कर्मणि द्वितीय, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, वाक्य में जो कर्म बनता है उसमें द्वितीय विभक्ति के रूप प्रयोग होते हैं। जैसे रामः विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय जाता है, सा पुस्तकम पठति वह पुस्तक पढ़ता है, सा प्रश्नम पृच्छति वह प्रश्न को पूछता है। द्वादशः नियमः, 12वां नियम,
अभितः उभयतः परितः सर्वतः प्रतिधिक और विना के साथ द्वितीया होती है, अर्थात इनका संबंध जिनके साथ होता है उसमें द्वितीया होती है। जैसे ग्रामम अभितः उभयतः वा, मन गांव के दोनों ओर। ऐसे ग्रामम प्रति, गांव की ओर। दुर्जनम धिक, दुर्जन को धिक्कार। रामम विना, राम के बिना, तो द्वितीय हो गई सब में। त्रयोदशः नियमः। गमन, चलना, हिलना, जाना अर्थ की धातुओं के साथ द्वितीया होती है। जैसे ग्रामम गच्छति, तो ये क्या है, चलना अर्थ वाली धातु, तो इसमें द्वितीया हो गई, चल करके जहां जाया जाता है। ऐसे गृहम गच्छति, तो गृहम में द्वितीया घर को जाता है। तो ये आपका 7वें अभ्यास का था, ठीक है। तो ये आपके 5, 6, 7 इन 3 अभ्यास के नियमों की हमने आवृत्ति कर ली है, ठीक है। चलिएगा, ये तो हमारा इसका मुख्य रूप से इस अभ्यास में जो नियम थे उसमें क्या यहाँ तक था, ये कर लिया। अब इसके बाद हमारा इसमें एक नियम आएगा, शायद हमने यहाँ पर नहीं दिया। अब इसका जो नियम आएगा आगे आप देखेंगे पुस्तक में 18वें अभ्यास में, संधि, ठीक है। अब संधियां चालू होंगी, आरंभ होंगी। क्या होंगी बोलो, संधियां। ठीक है, 18वें अभ्यास में अब जो नियम आएगा 52वां, द्वापंचाशत्तमः नियमः, उस संधि का। संधि अब आरंभ होगी। संधि क्या होती है संस्कृत भाषा में, संधि कैसे होती है, इस पर मैं पूरी एक कक्षा की चर्चा करूंगा आगे की कक्षा में, ठीक है। ध्यान देंगे, संधि इसमें तो सामान्य दे दिया है, परंतु मुझे थोड़ा सा विस्तार से आपको समझाना होगा, ठीक है, क्योंकि इस कोर्स को हम सुपर बना रहे हैं। अब चलिएगा, ये आपको मैंने गृह कार्य दे दिया कि आपको इन धातुओं के रूप स्मरण करने हैं, ठीक है। मुख्य रूप से यही है, बाकी की आवृत्ति करा दी मैंने। अब मैं आपको कुछ संस्कृत के वाक्यों का अभ्यास कराता हूं, अर्थात मैंने कुछ वाक्य यहाँ पर आपके लिए एकत्रित किए हुए हैं। हाँ, एक कार्य और करना है आपको आज की कक्षा में। कॉपी तैयार कर लीजिएगा, कॉपी तैयार कर लीजिएगा। उपसर्ग आपको आज लिखने हैं। क्या लिखने हैं बोलो, उपसर्ग, जिनको इंग्लिश में प्रफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रफिक्स। संस्कृत भाषा में उनको बोलते हैं उपसर्ग। उपसर्ग, जैसे हम अभी आपको बता रहे थे, पढ़ाते चले आ रहे हैं। क्या पढ़ाते चले आ रहे हैं, जैसे ये था आ प्लस गम, इसका क्या बनाते, आगच्छति। तो ये क्या है, उपसर्ग है। ये धातुओं के साथ मिलकर के प्रयोग होते हैं, अकेले प्रयोग नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये संस्कृत भाषा के अंदर 22 उपसर्ग हैं, 22। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय, इस पुस्तक में नहीं आया पर मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर आवश्यक है, ठीक है। उपसर्ग लिखना है आपको। चलिएगा, कॉपी खोल ली होगी आपने, लिखिएगा। ये 22 उपसर्ग हैं, लिखते जाइएगा, मैं बोलता जाता हूं आपके लिए। प्रा, परा, अप, सम, ये हलंत है, सम, यानी सम, अनु, आव, निस, निर, ये हलंत है सभी। दुस, दुर, वी, आंग, ने,
आधी, आपी, आती, तू, उत, आभी, प्राति। लिख लिया होगा आपने मेरे साथ में, इतनी तेजी से तो नहीं बोला मैंने, धीरे धीरे बोला है। ठीक। और इसके बाद है हमारा परि उप। अब ये कितने उपसर्ग हो गए गिन लीजिएगा, गिना देता हूं एक बार। एकाः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, एकोनविंशतिः, विंशतिः, एकविंशतिः, द्वाविंशतिः। बन गए 22। ठीक है, तो ये बन गई बात। चलिएगा, अब 22 उपसर्ग हैं, और यहां पर ये ध्यान रखेंगे, अभी बता देता हूं मैं। यहां पर एक उपसर्ग आप देख रहे होंगे इसमें, आंग। जब इसका प्रयोग करते हैं हम किसी धातु के साथ में, तो इसका ये न है, इसको हटा करके करते हैं, केवल आ का प्रयोग करते हैं, ध्यान देंगे, बस न को हटा देते हैं। ठीक है, बाकी जो है वैसे के वैसे ही करते हैं, बाकी में से कुछ भी हटाना नहीं होता, केवल इसी में से ये न हटा करके प्रयोग करते हैं। और कोई पूछे आपको ये उपसर्ग माने ये क्या है, तो इसको हमें यही बोलना होता, आंग, आंग उपसर्ग है ये। तो ये 22 क्या है, 22 प्रफिक्स हैं। ये क्या है, धातुओं से पहले लगा करके प्रयोग करते हैं। कोई भी धातु होती है उसके साथ में यदि प्रयोग कर दे रहे हैं तो उस धातु का अर्थ बदल जाता है। जैसे जैसे आपने देखा था, यहां देखिएगा, यदि गम धातु थी, क्या थी बोलो, गम। गम धातु का अर्थ क्या होता है, जाना। बोलो क्या होता है, जाना। और जब इसको हम आंग पूर्वक प्रयोग करते हैं गम का, तो गम का अर्थ क्या हो जाता, आ प्लस गम, इसने अर्थ बदल दिया, आना, उल्टा कर दिया। कर दिया जी, बोलो। इसने इसका अर्थ बदल दिया। तो ये उपसर्ग जब धातु के साथ लगाते हैं तो थोड़ा अर्थ परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, कौन सा उपसर्ग कहां प्रयोग होता है, ये हम प्रयोग से सीखेंगे, अभ्यास से सीखेंगे। इसका कोई नियम नहीं है। ठीक है, इसका नियम नहीं है, साहित्य को पढ़ेंगे तब हमें धीरे धीरे सीख जाएंगे। बस इतना समझ लीजिएगा, इतने उपसर्ग हैं। चलिएगा मित्रों, ये बात हो गई हमारी। अब आ जाइएगा, इनको याद कर लीजिएगा, इनको पूरा याद कर लीजिए। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, अंग, नी, आदि, अपि, अति, सु, उत, अभी, प्रति, पारी, उप। इस प्रकार से याद कर लीजिएगा, स्मरण एकदम बुद्धि में रहे आपको। अब मैं आपको कुछ अनुवाद लेकर के आया हूं, उनका अभ्यास कराऊंगा। आपको यहाँ देखना है, समझना है। वैसे आप इन अनुवादों को जानते हैं, और अधिक प्रैक्टिस हो तो और अच्छा हमारा रहेगा। चलिएगा, वाक्य है ये आपके लिए। प्रथमम, त्वं कुत्र गच्छसि, त्वं कुत्र गच्छसि, तू कहां जाता है। यत्र सह गच्छति, जहां वह जाता है। त्वं कुत्र गच्छसि, उसने उत्तर दिया, यत्र सह गच्छति, जहां वह व्यक्ति जाता, वहां मैं जाता हूं। अहम तत्र गच्छामि, मैं वहां जाता हूं। माने इसने हमने किसी को पूछा, त्वं कुत्र गच्छसि, उसने कहा यत्र सह गच्छति, जहां वो जाता है। अहम
मैं तत्र गच्छामि, मैं वहां जाता हूं, यही क्रम बनता है। सः कुत्र गच्छति, वह कहाँ जाता है। ठीक है। यत्र अहम गच्छामि, जहां मैं जाता हूं। वो कहाँ जाता है, तो जहां मैं जाता हूं। अहम यत्र गच्छामि, यत्र अहम गच्छामि। ठीक है, ये ध्यान देंगे। जैसे आप इसको यत्र को यहां पर भी प्रयोग कर सकते हैं, अहम यत्र गच्छामि, यहां पर भी कर सकते हैं यत्र अहम गच्छामि। यत्र का आप कहीं पर भी आगे पीछे कर देंगे तो कोई अर्थ परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है। त्वं सर्वत्र गच्छसि, तू सब जगह, तू सब स्थान पर जाता है। किम सह गच्छति, क्या वह जाता है। किम, किम माने क्या, ये अव्यय है। क्या है ये, अव्यय। किम जो अव्यय था उसका अर्थ क्या था, क्या, क्या वह जाता है। तो किम सह गच्छति, सह गच्छति किम। देखिएगा, अब हमने किम को यहां पीछे रख दिया, वह जाता है क्या, थोड़ा अंतर आ रहा है। यहां पर किम का हम यहां प्रयोग कर रहे हैं तो थोड़ा अंतर आ रहा है, यहां कर रहे हैं। यहां क्या है, क्या वह जाता है, हम पूछ रहे हैं क्या वह जाता है। और यहां पर सा गच्छति किम, वह क्या, वह जाता है क्या, भाई वह जा रहा है क्या। थोड़ा सा हल्का सा अंतर आता है, हल्का सा अंतर आता है। तो यहां पर उसको जो पूछने वाला है उसको 99% पता है कि वह जाता है अथवा नहीं जाता है, ये ध्यान रखेंगे। यहां पर उसको बिल्कुल भी नहीं पता, सा किम सह गच्छति, क्या हुआ जाता है, यहां बिल्कुल भी उसको पता नहीं है। ठीक है, अब पूछ रहा है। यहां पर उसको पता है कि वो जाता है अथवा नहीं जाता है, तो थोड़ा आश्चर्य भाव में प्रकट करके पूछ रहा है कि सह गच्छति किम, क्या भाई वो भी जाता है क्या। चलिएगा, सह कुत्र गच्छति, वह कहाँ जाता है। यत्र त्वं गच्छसि, जहां तुम जाते हो वहीं जाता है वो। त्वं गच्छसि किम, तू जाता है क्या, अर्थात तुम जाते हो क्या। अहम सर्वत्र गच्छामि, मैं सब स्थान पर जाता हूं, सब जगह जाता हूं, सब जगह जाता हूं। अहम न गच्छामि, मैं नहीं जाता हूं। अब यहां न का प्रयोग आ गया, देखिएगा। अहम न गच्छामि, त्वं न गच्छसि, तू नहीं जाता है। सः न गच्छति, वह नहीं जाता है। अहम तत्र न गच्छामि, मैं वहां नहीं जाता हूं। त्वं सर्वत्र न गच्छसि, तुम सब जगह नहीं जाते हो, तू सब जगह नहीं जाता है। किम सह न गच्छति, क्या वह नहीं जाता है, क्या वह नहीं जाता है। यत्र त्वं न गच्छसि, जहां तू नहीं जाता है। त्वं न गच्छसि किम, या पूछा उसने, तुम सर्वत्र न गच्छति, तुम सब जगह नहीं, तू सब जगह नहीं जाता है। किम स न गच्छति, क्या वो भी नहीं वह नहीं जाता है सब जगह। कहते हैं यत्र त्वं न गच्छसि, जहां तुम नहीं जाते हो वहां वो क्या नहीं जाता है। तुम न गच्छसि किम, तू नहीं जाता है क्या। अहम सर्वत्र न गच्छामि, मैं सब स्थान पर नहीं जाता हूं। ठीक है, चलिए आगे है।
कहा तत्र गच्छति, कौन वहां जाता है, वहां कौन जाता है। कहा सर्वत्र गच्छति, सब जगह कौन जाता है। तत्र कहा न गच्छति, वहां कौन नहीं जाता है। कहा सर्वत्र न गच्छति, कौन सब स्थान पर नहीं जाता है। कहा तत्र अस्ति, वो कौन वहां है, माने वहां कौन है अथवा कौन वहां है। तत्र कहा अस्ति, वहां कौन है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, कहा तत्र अस्ति, वहां कौन है, अथवा तत्र कहा अस्ति, वहां कौन है। यहाँ कौन वहां है, वहां कौन है, एक ही बात है, इसमें कोई अंतर नहीं है। आगे है हमारा अस्ति कहा तत्र, भाई है कौन वहां, कोई है वहां कोई। हाँ, अस्ति कहा तत्र, वहां कोई है क्या। त्वम कुत्र गच्छसि, तू कहां जाता है। अहम गृहं गच्छामि, मैं घर को जाता हूं। सह कुत्र गच्छति, वह कहां जाता है। सह ग्रामं गच्छति, वह गांव को जाता है। त्वं पाठशालां गच्छसि किम, तुम पाठशाला को जाते हो क्या। सह उद्यानम गच्छति किम, वह बाग को जाता है क्या। किम सह ग्रामम गच्छति, क्या वह गांव को जाता है, क्या वह गांव को जाता है। किम त्वम आपणम गच्छसि, क्या तू बाजार को जाता है। क्या तू बाजार को जाता है। आपणम का अर्थ होता है बाजार, मार्केट। ठीक है, तो किम त्वम आपणम गच्छसि, क्या तुम आप बाजार को जाते हो, जाता है, एक ही बात है। यत्र त्वम गच्छसि, जहां तू जाता है। तत्र अहम गच्छामि, वहां मैं जाता हूं। यत्र सह गच्छति, जहां वह जाता है। तत्र त्वम गच्छसि किम, वहां तू जाता है क्या, माने वह जहां जाता है वहां तू जाता है क्या भाई। तुम जाते हो, तू तो नहीं बोलते आज की भाषा में, पर ये यहाँ लिखा हुआ है हिंदी में, तो तू बोल सकते हो, तुम बोलते हैं। ठीक है। कदा सह नगरम गच्छति, वह नगर को कब वह नगर को जाता है, किस समय जाता है। यदा सह ग्रामम गच्छति, जब वह गांव को जाता है तब वो नगर को जाता है। अहम सदैव पाठशालां गच्छामि, तो यहाँ क्या है, सदैव, सदैव में दो शब्द हैं, सदा प्लस एव, जोड़ करके सदैव बन जाता है। अब मैं हमेशा ही पाठशाला को जाता हूं, मैं हमेशा पाठशाला जाता हूं। ठीक है, चलिएगा और थोड़े से वाक्य और बता देते हैं आपको, अभ्यास ही करना है आपको। सह सर्वदा उद्यानम गच्छति, ठीक है, सह वह हमेशा सदा उद्यान को जाता है, बाग को जाता है। किम त्वम सदा आपणम गच्छसि, क्या तू हमेशा बाजार को जाता है। अहम सदैव नगरम गच्छामि, मैं हमेशा नगर को जाता हूं, मैं हमेशा नगर को जाता हूं। यदा त्वम ग्रामम गच्छसि, जब तू गांव को जाता है। तदा अहम उद्यानम गच्छामि, तो यहां पर जोड़ दिया है, अलग अलग क्या दो शब्द है, तदा अहम, ऐसा है। तदा अहम, आगे आप संधि पढ़ेंगे तब आएगा, तो यहाँ तदा अहम को तदा हम कर दिया, तो तब मैं बगीचे को जाता हूं, बाग को जाता हूं।
सह नगरम गच्छति किम, वह नगर को जाता है क्या। सह सर्वदा ग्रामम गच्छति, वह सदा गांव को जाता है। किम त्वम उद्यानम गच्छसि, क्या तू बाग को जाता है। अहम सदैव उद्यानम गच्छामि, मैं सदा ही बाग को जाता हूं, हमेशा। त्वम कुत्र गच्छसि, तू कहाँ जाता है भाई। त्वम कदा गच्छसि, तू कब जाता है। सह सदैव गच्छति, वह हमेशा ही जाता है। अहम गृहम न गच्छामि, मैं घर को नहीं जाता हूं। सह ग्रामम न गच्छति, वह गांव को नहीं जाता है। त्वम पाठशालाम न गच्छसि किम, तुम पाठशाला को नहीं जाते हो क्या। सह उद्यानम किम न गच्छति, क्या वह बाग को नहीं जाता है, माने उस बगीचे को नहीं जाता है क्या। किम सह ग्रामम न गच्छति, क्या वह गांव को नहीं जाता है। देखिए न का प्रयोग हो रहा है इसमें। किम तुम आपणम न गच्छसि, क्या तू बाजार नहीं जाता है। तत्र तुम किम न गच्छसि, वहां तू क्यों नहीं, किम माने क्या है। तुम तत्र तुम किम न गच्छसि, तो यहां पर या क्या होगा। वहां तू क्या नहीं जाता है, वहां तू क्या नहीं जाता है। ठीक है, क्योंकि क्यों के लिए तो कथम का प्रयोग होगा है। यदा सह ग्रामम न गच्छति, जब वह गांव नहीं जाता। आइएगा। कहा सदा उद्यानम न गच्छति, कौन हमेशा बाग को नहीं जाता है। कहा उद्यानम सर्वदा न गच्छति, वह बाग को हमेशा नहीं जाता है। त्वम तत्र किम न गच्छसि, तू वहां क्यों, यहां पर भी ये तू वहां क्यों नहीं जाता है, तो यहां पर हमें त्वम तत्र कथम न गच्छति, यहां हमें कथम का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, कथम। ठीक है, त्वम तत्र कथम न गच्छसि, तू वहां पर क्यों नहीं जाता है, तुम वहां पर क्यों नहीं जाते हो। सह तत्र सदैव न गच्छति, वह वहां हमेशा नहीं जाता है। चलिएगा, थोड़े से और हैं, उनको भी अभ्यास कर लेते हैं। अभी तो मैंने आपके लिए काफ़ी अनुवाद बना के लाया, छांट करके लाया हूं। आप अभ्यास करेंगे, आपको बहुत लाभ होगा, बनाना सीखेंगे। त्वम कुत्र सदैव प्रातः गच्छसि, तू कहाँ हमेशा ही प्रातः काल जाता है। अहम सदैव प्रातः उद्यानम गच्छामि, मैं हमेशा ही सदा ही प्रातः काल उद्यान को, बगीचे को जाता हूं। सह सायं उद्यानम गच्छति, वह सायंकाल बाग को जाता है।
अद्य अहम पाठशालां न गच्छामि। आज मैं पाठशाला नहीं जाता हूं। त्वम अद्य पाठशालां गच्छसि किम। तुम आज पाठशाला जाते हो क्या। त्वम मध्याह्ने कुत्र गच्छसि। तू दोपहर में कहाँ जाता है। अहम मध्याह्ने ग्रामं गच्छामि। मैं दोपहर में गांव को जाता हूँ। दोपहर में गांव को जाता हूँ। मध्याह्ने विभक्तियां देखते जाइएगा, बहुत सारी विभक्तियां पढ़ा दी हैं अब आपको। सह दिवा नगरम गच्छति। दिवा का अर्थ क्या होता है, दिन। ये अव्यय है, दिवा माने दिन। तो वह दिन में नगर को जाता है। अहम रात्रौ गृहं गच्छामि। मैं रात्रि में घर को जाता हूं। त्वं यत्र रात्रौ गच्छसि। जहां तू रात्रि में जाता है, मान तू जहां रात्रि में जाता है, तत्र अहम दिवा गच्छामि। वहां मैं दिन में जाता हूं। तो दिवा ये अव्यय, ध्यान दें, बार बार बता रहा हूं, अव्यय इसका रूप नहीं चलता है, ऐसे दिन, दिन में इसका अर्थ होता है। तत्र सह प्रातः गच्छति। वह वहां प्रातः काल जाता है। चलिएगा और लीजिएगा। यदि त्वं जालंधर नगरम श्वः गमिष्यसि। यदि अगर तुम जालंधर नगर को, जालंधर को श्वः माने आने वाले कल को, गमिष्यसि जाएगा, अगर तू जालंधर शहर को जाएगा या जाओगे, तर्हि अहम हरिद्वारम परश्वः गमिष्यामि। तो मैं हरिद्वार को परश्व माने जो आने वाला परसों है, गमिष्यामि परसों जाऊंगा। यदि तुम गमिष्यसि तदा अहम गमिष्यामि। यदि, यहाँ यदि नहीं होगा, ये यदा होगा, ठीक है, यहाँ गलत लिख गया है, इसको यदा कीजिएगा। ये यदा, यदा तदा माने यदा माने जब तुम जाओगे तब मैं जाऊंगा, ठीक है, यदा है यहाँ पे। यदि तुम न गमिष्यसि तर्हि अहम न गमिष्यामि। यदि तू नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तरी मैं तो अहम न गमिष्यामि, तो मैं नहीं जाऊंगा। चलिएगा, बहुत आनंद आ गया जी आज तो। सह हरिद्वारम श्वः गमिष्यति। वह आने वाले कल हरिद्वार को जाएगा। सह श्वः प्रातः जालंधर नगरम गमिष्यति। वह कल प्रातः काल जालंधर नगर को जाएगा, जालंधर शहर को, नगर को। यत्र सह श्वः गमिष्यति। जहां वह कल जाएगा, तत्र अहम परश्वः गमिष्यामि। वहां मैं परसों जाऊंगा। त्वं परश्वः ग्रामं गमिष्यसि किम। तुम परसों गांव जाएगा क्या, जाओगे क्या है? तुम परसों गांव जाओगे क्या। न अहम अद्य सायं नगरम गमिष्यामि। तो ना पहले, नहीं नहीं, अहम अद्य सायं नगरम गमिष्यामि। मैं आज सायकाल नगर को जाऊंगा, शहर को जाऊंगा। यथा त्वं गच्छसि तथा सः गच्छति। जैसे तू जाता है वैसे वह जाता है, ठीक है। कथम तत्र सः श्वः न गमिष्यति। क्या, कैसे, मान क्यों वह
क्यों वहां कल वह कल नहीं जाएगा? कैसे वहां वह कल नहीं जाएगा? थोड़ा टेढ़ा सा है यानी कैसे वहां वह कल नहीं जाएगा क्या? सह तत्र श्वः गमिष्यति, वहां कल जाएगा, कल जाएगा। आइएगा अब समाप्ति की ओर है। सह सायं उद्यानम न गच्छति, वह सायकाल शाम को बगीचे को नहीं जाता है। सह मध्याह्ने पाठशालां न गच्छति, दोपहर में कौन पाठशाला को नहीं जाता है। अहम रात्रौ नगरम न गच्छामि, मैं रात्रि में नगर को नहीं जाता हूं, शहर नहीं जाता हूं। कहा तत्र दिवा न गच्छति, कौन वहां दिन में नहीं जाता है। त्वं श्वः जालंधरम न गमिष्यसि किम, तू कल जालंधर नहीं जाएगा क्या। यथा त्वं न गच्छसि तथा सः न गच्छति, जैसे तुम नहीं जाते हो वैसे वह नहीं जाता है। जिस कारण से तुम नहीं जाते हो वैसे वो भी नहीं जाता। चलिएगा, कथम सह न गच्छति, कैसे वह नहीं जाता है, माने क्यों वह नहीं जाता है। सह रात्रौ कुत्र कुत्र न गमिष्यति, वह रात्रि में कहां कहां नहीं जाता है। कहां कहां दे, कुत्र कुत्र, दो बार हो गया प्रयोग। यत्र यत्र त्वं गमिष्यसि तत्र तत्र सह न गमिष्यति, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां वह नहीं जाएगा। बहुत अनुवादों का अभ्यास कराया है, इनसे आपको एक आइडिया लेना है। ये आप जानते हैं कि सभी नियम आप आराम से इनमें सब जानते हैं कैसे बनता है, परंतु ये वाक्य बने हुए मैंने आपके लिए इसलिए पढ़े हैं कि आपके बुद्धि में ये सुन सुन करके यहाँ स्थित होने चाहिए और नए नए वाक्य इसी के अनुसार निकलने चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब आगे की कक्षा में मिलते हैं। ठीक है, हम आपके लिए इस प्रकार से पढ़ा रहे हैं कि आपको अधिक से अधिक कम समय में और इसी कोर्स में आपको बहुत कुछ मिल जाए, आप संस्कृत के अच्छे जानकार बन जाए। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।